हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, नए लेक्चर में चर्चा शुरू कर रहे हैं एक्सपोर्ट प्रोसीजर की ही। जहां छोड़कर गए थे वहीं से बात को स्टार्ट करेंगे। टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो कल ही पता लग गया होगा आपको। बेटा, टोटल मिलाकर ना एक्सपोर्ट प्रोसीजर में 17 स्टेप्स है। 17 स्टेप है, क्योंकि प्रोसीजर है इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, हमें भी पढ़ना है। और वो क्या 17 सकते हैं पेपर में, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको क्या कह देते हैं, कभी कभी कह देते हैं पहला स्टेप अगर आप मान लो, कोई भी स्टेप दे देंगे, असेसिंग इंपोर्टर क्रेडिट वर्दीनेस एंड सिक्योरिंग अ गारंटी फॉर पेमेंट। मान लो आपको कह देंगे ये पहला स्टेप है, अगले 4 लिख दो। कहीं से भी कोई भी स्टेप दे देंगे, कह देंगे अगले 4 लिख दो, अगले 5 लिख दो, अगले 3 लिख दो। 3 मार्क्स में आ जाएगा, 4 में आ जाएगा, 5 में आ जाएगा। ऐसे करके पेपर में ये कुछ ना कुछ आता है। ठीक है, सारे नहीं आ सकते, पर बेटा सारा जानना बड़ा जरूरी है। हमें क्या पता पेपर में कहां से क्या आ जाए। ठीक है जी, और इम्पोर्टेंट काफी है ये टॉपिक। और मैं कहता हूं चलो, अगर आपको लगता है कि कल को पेपर में ना भी आए, ठीक है सर, प्रैक्टिकल रेलेवेंस इतनी ज्यादा है कि मैं आपको क्या बताऊं, वो तो आपको पता लग ही रहा होगा भैया। अगर बिजनेस के बारे में पढ़ना है और कल को बिजनेस करना है, ठीक है, या किसी भी तरह से बेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में पहुंच जाते हो, ये नहीं पता तो क्या कर भी क्या लोगे, बेसिक का भी ज्ञान नहीं होगा फिर तो। चलो है बेटा, हम बात कर रहे थे एक्सपोर्ट प्रोसीजर की। और मेरा एग्जांपल ये चल रहा था कि मिस्टर डी ना बेटा टाइल्स एक्सपोर्ट करने वाले हैं 80 लाख रुपए की मिस्टर ए को। कुछ ऐसा ही एग्जांपल चल रहा था। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या था? रिसीट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशन। वही तो देखते रहना, रिसीट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशन। बेटा, मिस्टर ए इज द प्रोस्पेक्टिव बायर ऑफ फ्लोर टाइल्स। ठीक है जी, और ये चीज ना ये इंपोर्ट करना चाहते हैं फ्रॉम इंडिया। इनके हिसाब से ये इंपोर्ट ही करना चाहते हैं। इन्होंने देखा कि इंडिया में टाइल डीलर कौन कौन से हैं, टाइल मैन्युफैक्चरर कौन कौन से हैं। इन्होंने देखा बेटा कि ए बी सी डी और ई 5 हैं जो सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर। इन्होंने सबको कांटेक्ट किया और पूछा कि आप हमें टाइल किस रेट पे सप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया दें, और अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन हमारे सामने रखते हैं। सबने इनको कोटेशन भेजी, सबने। ठीक है, उस दिन मैंने टर्म्स एंड कंडीशन की भी बात करी थी बेटा। टर्म्स एंड कंडीशन में मेन चीज क्या होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में? एफओबी बेसिस एंड सीआईएफ बेसिस। याद है बेटा? एफओबी बेसिस क्या होता है बेटा? फ्री ऑन बोर्ड। कि यहीं पर मान लो ए ने कह दिया कि मैं तो भैया इंडिया के कस्टम पोर्ट तक रखवा सकता हूँ गुड्स, यही है फ्री ऑन बोर्ड। कि मैं तो बस भैया वहां कस्टम गेट पे रखवा दूंगा, बस उसके बाद नमस्ते, मैं नहीं आपको जानता। ठीक है जी। सीआईएफ क्या होता है बेटा? कोई आदमी इनको ये कहता है कि हम आपके घर तक पहुंच देंगे गुड्स, वो होता है सीआईए बेसिस। सीआईएफ में क्या होता है? कॉस्ट प्लस इंश्योरेंस प्लस फ्रेट। कि गुड्स भी मैं यहां से क्लियर करा कर दूंगा, इंश्योरेंस भी मैं करा कर दूंगा, और रास्ते का किराया भाड़ा जितना भी है फ्रेट का वो सब मैं दूंगा। यानी कि गुड्स जब तक यूएसए में आपके पास तक नहीं पहुंच जाता तब तक के सारे खर्चे मेरे। ठीक है जी, ये होती है मेन टर्म्स एंड कंडीशन। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या था? रिसीट ऑफ ऑर्डर और इंडेंट। बेटा, अब मान लो मिस्टर डी की टर्म्स एंड कंडीशन सबसे बढ़िया थी, सबसे आसान इन्होंने ही बताई, सबसे बढ़िया रेट इन्होंने कोट करे, तो बेटा आपको ऑर्डर मिल गया है। इसी वजह से मैंने पिक्चर में से बेटा बाकी सब डीलर गायब कर दिए थे, क्योंकि ऑर्डर मिस्टर डी को मिल चुका था। रिसीट ऑफ ऑर्डर और इंडेंट। ठीक है। थर्ड स्टेप कहता था असेसिंग इंपोर्टर क्रेडिट वर्दीनेस एंड सिक्योरिंग अ गारंटी फॉर पेमेंट। बेटा, अगर आपका कोई जानकार यूएसए में रहता है, आप उनसे पता करा सकते हो कि एक ऐसा आदमी है, उधार वगैरह दे भी देता है कि नहीं। अगर आपको पता लगता है कि ये बहुत शरीफ आदमी, ईमानदार आदमी है, आज तक कभी किसी के पैसे नहीं रोके, अरबों का मालिक है, तो बेटा आप बिना पैसे लिए भी प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो और 80 लाख रुपए का गुड्स भेज सकते हो अपने रिस्क पे। बाद में आते रहेंगे पैसे। और अगर आपको एक पैसा भी डाउट है तो आप इससे कह सकते हो एलसी बनवा कर दे। एलसी मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, एलसी वाली कहानी मैं दोबारा नहीं समझा रहा, वरना मेरे 10 मिनट और चले जाएंगे बेटा। ठीक है जी, आगे बढ़ जाए। फिर बेटा फोर्थ स्टेप हम जाते जाते पढ़कर गए थे, ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस। कि डी तुझे क्या क्या करना है। एक तो तुझे एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना है, मतलब एक्सपोर्ट लाइसेंस को क्या बोलते हैं? आईईसी, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। इंडिया में कौन इशू करता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड? डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड। ठीक है जी, अगर यूपी में से किसी को लेना हो आईईसी,
तो पानीपत में बैठते हैं, डीजीएफटी वो इशू करते हैं, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड। ठीक है जी, आगे बढ़ जाए। अभी मैं इस चैप्टर में ऐसी ऐसी कहानियां बताऊंगा, होश उड़ जाएंगे, होश ही उड़ जाएंगे, आपने कभी सुनी नहीं होंगी ऐसी कहानी। बेटा सेकंड वन सामने देखना, बेटा फोर्थ स्टेप में ही बोलता है बैंक अकाउंट भी खुलवा लो मिस्टर डी। ऐसा क्यों बोलता है बैंक अकाउंट खुलवा लो? क्योंकि एलसी के पैसे आपको नगद नहीं देगा कोई भी बैंक, आपके बैंक अकाउंट में डालेगा, इसलिए आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए आरबीआई ऑथराइज्ड बैंक में। क्योंकि इंडिया में सारे ही बैंक आरबीआई ऑथराइज्ड हैं, तो आप कहीं पर भी बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो। ठीक है, थर्ड स्टेप, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पास रजिस्टर हो जाओ। मैंने नाम बताया था बड़ा प्यार इसका, ईसीजीसी। ईसीजीसी के पास रजिस्टर हो जाओ। ईसीजीसी क्या है? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी काउंसिल। बेटा भगवान ना करे अगर आपने इस पे विश्वास किया था और गुड्स भेज दिया और 90 दिन तक उधार नहीं आया, तो 91 दिन बेटा आपको जेल हो जाएगी, एज पर फैमा एक्ट, एज पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, जेल जाना पड़ेगा आपको। ठीक है ना जी, क्यों जाना पड़ेगा? सब कुछ लॉजिकली समझाया था बेटा कि इंडिया में एक बड़ा फ्रॉड पॉपुलर था, उस चक्कर में ये नियम बन चुका है। लेकिन अगर आपने ईसीजीसी के पास रजिस्टर कराया होगा सॉरी, तो आप जेल जाने से बच जाएंगे, क्योंकि ईसीजीसी क्या करेगा, 90 दिन के बाद अपनी जेब से पैसे आपके बैंक अकाउंट में डालेगा और इस एंटिटी के खिलाफ केस करेगा। यूएस से भी जाना पड़ेगा तो जाएगा। क्लियर है जी बात? अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? चार बातें ढक, और वो नोट्स निकाल लो पहले सारे। आगे बढ़ाते हैं बात को। बेटा फिफ्थ स्टेप पढ़ते हैं, नोट्स में पढ़ना। फिफ्थ स्टेप क्या है? ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस। सामने देखना पुत्र, बेटा जिस हेडिंग पे टाइम लगाना होगा मैं बहुत ज्यादा लगाऊंगा, जिस पे नहीं लगाना होगा सिर्फ हवाई उड़ा दूंगा। ठीक है, इधर देखना जी, समझा दूंगा मैं, आपने सिर्फ आपकी जिम्मेदारी हेडिंग पढ़ने की है, उसके बाद सामने देखने की है। बेटा ये कहता है प्री शिपमेंट फाइनेंस ले लो। देखो बेटा बात बड़ी सिंपल सी है कि डी को भी टाइल्स मैन्युफैक्चर करनी है। इसका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, जो इसके पास ऑर्डर आया है ए से, 80 लाख रुपए का ऑर्डर है, जिसमें से 70 लाख इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। पूरे के पूरे गेम में इसको 10 लाख बचने वाले हैं। तो ऐसा हो सकता है इसके पास 70 लाख हो अपने, ऐसा भी तो हो सकता है कि ना हो। अगर ना हो तो पहुंच जाओ लोन लेने। लोन लेने में क्या हर्ज है? तो यही है ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस। शिपमेंट से पहले फाइनेंस लेना है ले लो, मतलब लोन लेना है ले लो। ठीक है जी, बेटा ये पहुंच गया किसी बैंक में लोन लेने, और मैं आपको बता देता हूं बहुत आसानी से लोन मिल जाएगा। दो डॉक्यूमेंट है आपके पास, कोई लोन अटकेगा नहीं आपका। क्यों? एक तो रिसीट ऑफ इंडेंट, रिसीट ऑफ ऑर्डर और इंडेंट मिला था सेकंड स्टेप में, मुझे ऑर्डर मिला हुआ है भैया, मैं ऑर्डर की कॉपी दिखा सकता हूँ, ये देख 80 लाख का ऑर्डर मेरे हाथ में, जिसमें से मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 70 लाख है, 10 लाख कमाने वाला हूँ, तेरा लोन तो चुकता दूंगा जैसे ही ऑर्डर एक्सपोर्ट कर दूंगा अपना। दूसरा एलसी की कॉपी, कि सामने वाले ने एलसी बनवाई है, देख कॉपी है, मेरे को स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने गारंटी दी हुई है कि वो पैसे देगा। और मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे अगर एक्सपोर्टर इतने समझदार होते हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने एलसी दी ना, अगर आपको पूरा गेम याद हो, इसने एलसी बनवाई थी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के पास। इस स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को गारंटी दी थी, और इस स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने डी को गारंटी दी थी कि तू वेस्टर्न पे गुड्स रख के आ जा, रसीद लेके आ जा, मैं दूंगा तेरे पैसे। आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड पे ही पहुंच जाते हो कि एलसी भी आपके थ्रू आई हुई है, गारंटी भी आपने दी हुई है, आप लोन दो मुझे, पैसे तो आपके थ्रू ही आएंगे, काट देना। ठीक है जी, पैसे तो आपके थ्रू ही आएंगे, आप पैसे काट लेना। क्लियर है बात? बड़ा इजीली लोन मिल जाएगा। लोन मिल गया ऐसे। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है? प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। इधर देखना, अगर गुड्स प्रोड्यूस करना है तो डी आप गुड्स का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दो, और अगर प्रोक्योर करके ही बेचना है, प्रोक्योर मतलब परचेस करके ही बेचना है, मान लो टाइल आपने मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी, आप ट्रेडर हो, आपने क्या करा, टाइल खरीद कर देनी है तो खरीद कर दे दो, मैन्युफैक्चर करके देनी है तो मैन्युफैक्चर कर लो, कर लीजिए मैन्युफैक्चर या कर लीजिए परचेस, जो करना था वो कर लिया। बस सिक्स स्टेप इतना ही है। सेवेंथ पर आ जाओ, जिस पे टाइम नहीं लगाना उस पे नहीं लगाना, जिस पे लगाना भैया मैं बहुत देर का पोस्ट लूंगा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है? सेवेंथ स्टेप, और प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन होगी हेडिंग। यार हेडिंग तो बोल दो यार, नोट्स है यार, क्या जवान नहीं है क्या, दिखता ही नहीं यार। प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, सामने देखना चाहिए, बड़े काम की बात है।
बेटा अभी आप गुड्स प्रोड्यूस कर चुके हो या परचेस कर चुके हो, अब आप क्या करोगे बेटा, एक्सपोर्ट ऐसे नहीं हो जाता, दिखना सुनना कहना ही तो बड़ा आसान है, भैया मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, भाई साहब पसीने आ जाते हैं एक्सपोर्ट करने में, इतनी फॉर्मेलिटीज है। अब ये फॉर्मेलिटी सबसे तगड़ी है, जब आप गुड्स प्रोड्यूस कर देते हो परचेस कर देते हो, खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखते हो कि भैया मैंने गुड्स प्रोड्यूस कर दिए परचेस कर दिया, मैं एक्सपोर्ट करूंगा। बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लॉ पास किया हुआ है, एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट 1963। और बेटा इस कानून के तहत गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी बनाई हुई है जो आपके गुड्स चेक करने आती है। अब मैं आपको कारण बता देता हूँ, क्योंकि बुक्स तो ये लिखते हैं चेक करने आती है, आपको पूरी जिंदगी भर ये लगता रहेगा कि क्यों चेक करने आती है, क्यों लो मैं भैया इन डिटेल, मैंने पहले ही बोला था, उस दिन भी बोला था, अगर कोई मुझसे डिटेल बता दे ना, मेरा 10 पैसा भी पढ़ा दे चैप्टर ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक, तो मैं मान जाऊंगा। तो वो बात बड़ी सिंपल सी ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी को चेक क्यों करने आती है। देखो गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती कि आपने कोई सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाया, वो पहुंच गया फॉरेन कंट्री, और फॉरेन कंट्री में टैग लगे हुए हैं मेड इन इंडिया, और वो रिजेक्ट हो जाए। क्योंकि यूएसए तो एक ऐसा देश है भैया जहां पर कस्टम इतना खतरनाक है, वहां की गवर्नमेंट बॉडी इतनी खतरनाक है, हर प्रोडक्ट को चेक करती हैं। अपने देश में हर प्रोडक्ट भेजने से पहले चेक होता है उनके पास कि कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज प्रोडक्ट तो नहीं है, कहीं सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट तो नहीं, वो तो रिजेक्ट कर देते हैं प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट कस्टम से रिजेक्ट होकर वापस आ जाते हैं, पहुंचते ही नहीं देश के अंदर तक। तो बेटा इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वहां पर टैग लगा हुआ है टाइल्स के ऊपर मेड इन इंडिया और वो रिजेक्ट हो रहे हैं, और इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे बदनामी सहनी पड़ रही है। तो ऐसे ही कोई घटना घटे ही ना, तो पहले ही यहीं पर चेक करा लेते हैं कि आप जो टाइल की क्वालिटी बेच रहे हो वो बेच क्या रहे हो। समझ में आ रही है बात कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉ क्यों बनाया, क्यों इंस्पेक्शन करा जा रहा है। अच्छा क्या कोई भी देश चाहता होगा, आपको क्या लगता है ये एक्सपोर्ट प्रोसीजर में इंडिया का पढ़ा रहा हूँ, एक्सपोर्ट प्रोसीजर वर्ल्ड वाइड सेम है, हर देश चेक करता है, हर देश। वो बात अलग है कि भूत भी नाचते हो, अथॉरिटी भी नाच रही है आपका सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट देख के, अरे बहुत बढ़िया बना रखा सर प्रोडक्ट, बस 10 लाख मेरी कार में रखवा देना, प्रोडक्ट तो आपका बहुत ओके है। वो बात अलग है। ठीक है जी, बात समझ में आती है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, आगे बढ़ जाए। एक काम कर दो, बस मुझे तीनों हेडिंग का मैटर पढ़ के बता दो कि कोई परेशानी तो नहीं आई, पहले ही बता दो जल्दी से। इसी सब समझ में आ गया, इजी है, आगे बढ़ जाए। बेटा नेक्स्ट क्या कहता है, एक्साइज क्लियरेंस। बेटा आज की तारीख में इस हेडिंग का नाम है जीएसटी क्लियरेंस। आज की तारीख में एक्साइज क्लियरेंस नहीं है नाम, नाम क्या है, जीएसटी क्लियरेंस। मेरी तरफ देखना चाहिए बेटा, कोई भी कंट्री ये नहीं चाहती कि आपका प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पिटिटिव ही ना रहे, इसलिए कोई भी कंट्री एक्सपोर्ट पे टैक्स नहीं लेती। एक्सपोर्ट पे टैक्स नाम की कोई चीज ही नहीं होती। जितने गधे बोलते हैं, जितनी किताबें बोलते हैं ना एक्सपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों को पता क्या लगता है, कस्टम ड्यूटी में दो तरीके की ड्यूटी होती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड इंपोर्ट ड्यूटी। भाई आप लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। कस्टम ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी समझ लो एक ही बात है, एक्सपोर्ट ड्यूटी नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती दुनिया, ठीक है ना, आपने नहीं पढ़ा, मैं बता रहा हूँ आपको क्यों नहीं करती, ये भी बता रहा हूँ, ठीक है, सब रटवाना मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। बाबू मान लो मैं बोलता हूँ आपने कोई टाइल बनाई जिसकी कॉस्ट 20 रुपए, ठीक है, इंडिया ने कोई टाइल बनाई जिसकी कॉस्ट है 13 रुपए, ठीक है, किसकी सस्ती है, इंडिया की। बिकनी किसकी चाहिए, इंडिया की, जो सस्ता बनाएगा वो सस्ता बेचेगा, ठीक है, व्यापार का तो यही ऑब्जेक्टिव है ना, फ्री ट्रेड का तो ऑब्जेक्टिव यही है। फ्री ट्रेड का क्या मतलब होता है, जो सस्ता बनाए वो सस्ता बेचे, ठीक है ना जी। मान लो अगर इंडियन गवर्नमेंट ये कह दे भैया आपके प्रोडक्ट पे तो 18% टैक्स है, मैं 18 चाहिए, ठीक है, और मान लो 18% टैक्स 2 रुपए का बैठता है, ठीक है, ये टाइल इंडिया में कितने की होगी, 15 की होगी। बेटा जब ये जा रही है यूएस से तो रास्ते में किराया भाड़ा लग गया, हर टाइल के ऊपर किराया भाड़ा लग गया 2 रुपए का, ये टाइल कितने की होगी, 17 की। अगर मान लो यूएस से गवर्नमेंट कह दे और कहेगी बेटा कि हमारे देश में इंपोर्ट हो रहा है, हमें इंपोर्ट ड्यूटी चाहिए, और इंपोर्ट ड्यूटी है 20%, तो टाइल पे कितना लग गया 3.4,
ये टाइल कितने की होगी? अब एक बात बताओ, क्या ये इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव रही, बिकेगी इंडियन मार्केट, इंडियन टाइल? कभी भी नहीं बिकेगी, क्योंकि आपकी टाइल महंगी हो चुकी है। ठीक है ना जी। अमेरिकन सिटीजन पहली प्रेफरेंस उनकी अपने ही कंट्री के लोगों से खरीदना है। आपकी कंट्री के लोगों से खरीद सकते हैं अगर आप सस्ती दो तो, अगर आप महंगी दोगे बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे वो तो। समझ सकते हो ना इस चीज को? तो बेटा अच्छा, इंडियन, आपको ये समझ में आ रहा है इस प्रोडक्ट के ऊपर दो बार टैक्स लग गया। एक बार आपने जीएसटी लगा दिया इंडियन गवर्नमेंट, और एक बार अमेरिकन गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। बेटा इसी वजह से कि आपका प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बने, इसी वजह से बेटा इंडियन गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती। ना आप टैक्स लोगे, ना प्रोडक्ट वहां महंगा पहुंचेगा, लगभग 18 रुपए के आसपास प्रोडक्ट पहुंचेगा, इसका बिकेगा। इसी वजह से समझ लेना बेटा, कोई भी देश एक्सपोर्ट पे टैक्स नहीं लेता, कोई भी देश नहीं लेता। समझ में आ रही है बात? वासु भाई समझ रहे हो? पूरे नशे में वासु। वासु सामने देख के बेटे पढ़ ले। ठीक है जी बाबू, कोई भी देश एक्सपोर्ट पे टैक्स नहीं लेता। क्लियर है ना जी बात? क्यों नहीं लेता? ताकि आपका प्रोडक्ट फॉरेन मार्केट में कॉम्पिटिटिव बने। अब बेटा टैक्स छोड़ने के ना दो तरीके हैं, सुनते जाना बेटा। टैक्स सीए की कॉर है, यहाँ टैक्स खत्म हो जाता है ना, सारे टैक्स खत्म हो जाते हैं इंडिया के, वहां सीए खत्म होती है। यानी कि जो आदमी सीए कर चुका था, सीए इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ टैक्स, इसके बाद कुछ टैक्स नहीं है। इसलिए आराम से सुन लेना, मैं काम की बात बोलूंगा। बाबू टैक्स ना छोड़ने के दो तरीके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। एक तो यह है कि आप टैक्स लो ही ना, और एक ये है कि आप टैक्स लो बाद में वापस कर दो। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या अच्छा लगता होगा, टैक्स ले ही ना, या टैक्स ले लेते हैं, आप एक्सपोर्ट के प्रूफ दिखाओ कि आपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर दिया, हम वापस कर देंगे। क्या करें? लाइन टैक्स ले ही ना, क्या भैया ले ले पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स, बाद में वापस कर देंगे, प्रूफ दिखाते जाओ। नहीं ले। देखो एज अ नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया, एज अ मेंबर ऑफ पब्लिक, हम ये चाहते हैं सरकार टैक्स ही ना दे। ठीक है, पर बेटा सरकार पहले टैक्स लेती है बाद में वापस करती है। वजह है क्योंकि भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी पास्ट में ऐसा हुआ है। इंडियंस का तो पता ही है ना आपको, दिमाग का भारत रत्न मिलना चाहिए, इतना दिमाग है लोगों के अंदर। वो क्या करते थे, सरकार को कह दिया सरकार हम तो ये क्या कर रहे हैं, आप इंस्पेक्शन करने भेज दो, जीएसटी की टीम भेज दो, देख लो जी हम ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है टैक्स नहीं है, टैक्स नहीं है, चलो जी। जैसे ही टीम गई, एडजस्टमेंट करी, बैकएंड से इंडिया में बेच दिया, टैक्स भी बचा लिया अपना 20% का, 12% का, 18% का, इंडिया में सस्ता बेच दिया 12-18%, पूरी मार्केट हिला कर रख दी। ये करते थे। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यार बड़ी परेशानी कि भैया हमें एक्सपोर्ट के नाम पे टैक्स में चोरी की जा रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा टैक्स है, पहले तुम ये 2 रुपए का टैक्स दोगे, ठीक है, प्रूफ ले आओ कि तुमने एक्सपोर्ट कर दिए, डॉक्यूमेंट ले आओ कस्टम से, कस्टम में जमा करके गुड्स लाओ, फिर ले जाओ हमारे से 2 रुपए के 2 रुपए वापस। लॉजिक समझ में आ रहा है सर? अच्छा आपको क्या लगता है ये सब लॉजिक लिखे हुए नोट्स में? कुछ नहीं लिखा हुआ, सुनते जाओ मेरी बात। मैंने कहा है जितना सुनोगे उतना पक जाओगे बेटा बात सुन के। बेटा जब ये टैक्स आप देते हो सरकार को, और एक्सपोर्ट के प्रूफ लेके आते हो कस्टम से और जमा करते हो सरकार को, सरकार वापस देती है, तो इसको क्या बोलते हैं? इससे बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। इससे बोलते हैं बेटा ड्यूटी ड्रॉबैक। यानी कि एक बार तो हमने एक्सपोर्ट ड्यूटी नाम की ड्यूटी दी और बाद में वो हमें ड्यूटी वापस मिल गई। समझ में? ड्यूटी ड्रॉबैक। जैसे मैंने अभी ये बोला कि पहले आप 2 रुपए दे दो, जब वापस मिलेंगे पूरे 2 के 2 रुपए मिल जाएंगे। एग्जैक्ट बात तो ये भी नहीं होती। जब जिस दिन कभी कस्टम लॉ पढ़ो, मैं चाहता हूँ इतना पढ़ो आप जिंदगी में, तो आपको बता देता हूँ जितना पैसा आप देते हो उसका 98% पैसा वापस मिलता है, 2% पैसा कट जाता है। अब ये 2% क्यों कट जाता है मैं बता देता हूँ बेटा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है जितने सारे हमारे ऑफिसर बैठे हुए हैं ना, जो सारे आपके जो डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करते हैं, उनकी सैलरी हमें भी देनी पड़ती है, तो 2% हमारी प्रोसेसिंग फीस है। यानी कि अगर आपने 2-2 करोड़ रुपए के टैक्स दिए और बाद में 2-2 करोड़ रुपए के टैक्स वापस मांगने आए, तो 2% कट के मिलेगा, 4 लाख रुपए उठ जाएंगे 2 करोड़ के 2%। क्यों कट जाएंगे पता है ना भैया? क्योंकि आपने इतने सारे डॉक्यूमेंट थमा दिए कि हमने एक्सपोर्ट करके आया, जो प्रोसेस करो जी हमारा रिफंड। अब भैया जो ऑफिसर बैठे हैं सारे डॉक्यूमेंट चेक कराएंगे, वेरीफाई कराएंगे, कस्टम से सब कुछ कराएंगे,
तो भैया कहीं ना कहीं उनकी प्रोसेसिंग फीस भी तो है, इतने सारे ऑफिसर बैठे हैं, गवर्नमेंट को भी तो सैलरी देनी है उनको। हाँ जी सर। है, कर बता तो दिया करना ही क्यों है, अगर सरकार सीधा छोड़ देगी। भाई आपको क्या लगता है, ये तो मैंने गलत एग्जांपल ले लिया ना कि 80 लाख का एक्सपोर्ट ऑर्डर है, एक्सपोर्ट ऑर्डर इतने कम क्यों होते हैं क्या? एक कंटेनर 50-50 करोड़ का है, 50 करोड़ का आप ऑर्डर कर रहे हो। भैया अगर सरकार कहते कोई नहीं टैक्स नहीं ले रहे और सीधा तुमने चोरी चोरी छुपे इंडिया में ही बेच दिया, तो सरकार को टैक्स का लॉस कितना है भाई, ये नहीं पता लग रहा। इसलिए कर रही है सरकार ये सब झमेले। क्लियर है बात? ठीक है, इधर देखो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैंने क्या बोला 30 सेकंड में। हेडिंग का नाम है जीएसटी क्लियरेंस, ठीक है जी बाबू। प्रैक्टिकली सरकार के पास दो ऑप्शन है टैक्स छोड़ने के, क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो टैक्स छोड़ना है सरकार को। क्यों छोड़ना है ये भी मैंने बता दिया, ताकि आपका प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बने। टैक्स छोड़ने के दो तरीके हैं, या तो लो ही ना टैक्स, या लो बाद में वापस कर दो। टैक्स लेके अगर सरकार वापस करेगी, इस काम को हम टेक्निकली बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। ठीक है, 98% लिख के मत आना, उनको भी नहीं पता। हाँ, कहीं लिखा हो ज्यादा नॉलेजेबल बन रहे हो, गूगल सर्च जरूर कर लेना, मुझे चेक करने का शौक है तो वो पक्का कर लेना। ठीक है, मन लिख के मत आना भैया, तुम्हारी बहन बजा देगी टीचर जबरदस्ती की। अब एक काम कर दो, 9th हेडिंग बता दो मुझे क्या है, और आज की लास्ट हेडिंग ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। चलो मैं आपको बता देता हूँ इसकी इसकी भी क्या जरूरत है, क्योंकि देखोगे नोट्स में बेटा सिर्फ एक लाइन है, काम की बात नहीं लिखी हुई। काम की बात मैं बता बेटा, कई बार ना आपका इंपोर्टिंग देश, सामने देखो प्लीज पुत्र जी, आपका खुद का इंपोर्टिंग देश यूएसए का कोई रेजिडेंट है, मतलब मिस्टर ए, ये आपसे रिक्वेस्ट करता है कि अपने देश से ना सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बनवा कर दे दो। क्या फायदा होगा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का? बेटा आपकी खुद की गवर्नमेंट बॉडी बनाकर देगी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की, एक गुड्स का ओरिजिन इंडिया है, ये इंडिया से चल रहे हैं। इसका फायदा क्या होगा मैं बताता हूँ। जैसे ही गुड्स कस्टम पर पहुंचेंगे बेटा, हर देश के ना कस्टम लॉ में ना दो तरीके के टैक्सेस लिखे हैं, मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कोई भी प्रोडक्ट है, लेट सपोज कि लैपटॉप, लिखा हुआ है स्टैंडर्ड ड्यूटी, स्टैंडर्ड टैक्स रेट, और लिखा हुआ है प्रेफरेंशियल टैक्स रेट, प्रेफरेंशियल टैक्स रेट। लैपटॉप के सामने लिखा होगा स्टैंडर्ड टैक्स रेट 40%, प्रेफरेंशियल टैक्स रेट 20%। तो वो किसी भी देश का कस्टम लॉ पढ़ना, किसी भी देश का, ठीक है, इंडिया का, अमेरिका, जिसका मर्जी पढ़ो। जब आप पढ़ोगे ना आपको दिखाई देगा हर प्रोडक्ट के सामने ना दो तरीके के टैक्स रेट लिखे हुए, वन इज स्टैंडर्ड टैक्स रेट एंड अदर वन इज प्रेफरेंशियल टैक्स रेट। अब क्या होता है बेटा, अगर आप जिस देश से सामान खरीद रहे हो वो देश WTO का मेंबर है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, तो आपके ऊपर लगेगी प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी, वरना आपके ऊपर लगेगी स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी। ठीक है जी। अब बेटा क्योंकि इंडिया इज द मेंबर ऑफ WTO, और ये भैया ये मिस्टर ए इस बात को बहुत अच्छा जानते हैं, तो इसने मिस्टर डी से रिक्वेस्ट करी प्लीज आप सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जरूर ऑब्टेन करके देना मुझे। ठीक है जी, तो ये गवर्नमेंट बॉडी के पास जाएगा और उनको से रिक्वेस्ट करेगा कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दो, ये गुड्स का ओरिजिन इंडिया ही है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मिस्टर ए तक पहुंचाया जाएगा, कस्टम पर जब ये गुड्स क्लियर करने जाएगा तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लेकर जाएगा, ताकि इसके ऊपर 20% टैक्स लगे, ना कि 40, वरना वो टैक्स इंपोर्ट ड्यूटी 40% लगा देंगे, अदरवाइज लगेगी 20%। ठीक है जी। वो कंट्री जो WTO की मेंबर होती है उन्हें बोलते हैं MFN कंट्रीज, MFN कंट्रीज मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन, इनका फेवर करना है। और आपको बता देता हूँ, एक दिन बैठा हुआ कौन बनेगा करोड़पति देख रहा था अपने पेरेंट्स के साथ में, कुछ और गेस्ट भी बैठे हुए थे हमारे घर। क्वेश्चन हुआ WTO की मेंबर कंट्रीज को क्या बोलते हैं, ऑप्शन आया भी नहीं, मैंने कहा जी MFN कंट्रीज मोस्ट फेवर्ड नेशन। 3,20,000 रुपए अंदर, आई एम नॉट किडिंग। कौन बनेगा करोड़पति में क्वेश्चन हुआ है, 3,20,000 रुपए का। कटारिया तूने अगर 11वीं करके भी इसका आंसर ना करा तो मैं क्या करूं? और तो क्या, मेरे को तो बस कभी कभी डर होता है, टीचर नहीं पढ़ाते भैया, पढ़ते ही नहीं इस चीज को। जो काम की चीज है, जो मुश्किल चीजें हैं, उनको तो कह दिया जाता है CBSE का नाम लगा के तो कट है सिलेबस में।
कहां से नॉलेज दोगे तुम बच्चों को? क्लियर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का मतलब इन डिटेल मैंने बता दिया। चलो खैर रखते हैं, आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।